तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं MVS। ठीक है, तो ये क्लास इंडियन पॉलिटी की है और आज हम जो इसमें शुरू करने वाले हैं, मतलब इंडियन पॉलिटी के पहला चैप्टर शुरू होने वाला है इसमें, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो क्लास है ये पूरी लक्ष्मीकांत बेस्ड है, क्योंकि मैंने भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है। हाँ, एक चीज़ को आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है तो आप उस बुक को लेकर बैठें, इस वीडियो को देखें, उसके बाद उस चैप्टर को गो थ्रू करें जो जो पर्टिकुलर आज, जैसे आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद जो कोई भी दूसरा चैप्टर चलता है। ठीक, तो मैं उसी पैटर्न में होकर जाने वाला हूँ जिस पैटर्न में किताब छपी हुई है। ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार वो चैप्टर जरूर देखें, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो जो भी आपको पॉइंट्स हैं यहाँ क्लियर होंगे, वहाँ पर वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें गैदर करोगे और रिवीजन टाइम भी आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले, इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं आपको समरी टाइप में ना समझाता हुआ चलूंगा हर एक पॉइंट को, लेकिन एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा ही, तो मेरे को सारे पॉइंट्स लगभग क्लियर है, लेकिन कोई चीज़ छूट ना जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर हल्के से ना कीवर्ड्स लिख लिए ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ क्यों रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, भाई इंडियन पॉलिटी में हमें मतलब होता है कि हमें एक्ट्स पढ़ने हैं, लॉज पढ़ने हैं, पॉलिसीज़ पढ़नी है, आज जो एग्जिस्ट करती है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा क्वेश्चन ये उठता है कि जो आज के नियम है ना, वो पिछली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, हम बात करते हैं तो इसका जो बहुत बड़ा भाग है ना, प्रोसीजर है, जैसे गवर्नर का ऑफिस है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन टाइप है, उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम है, वो कैबिनेट, वो तुम्हारा उससे उस पर डिपेंड करता है ना, यूके पर डिपेंड करता है, कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी वहाँ से एक हिस्ट्री से डिपेंड करती है। 1935 का जो एक्ट था, उसका बहुत बड़ा भाग का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो भारतीय संविधान पर यानी इंडियन पॉलिटी पर पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से कई सारी चीज़ें, उस टाइम की क्या व्यवस्था थी, उसके हिसाब से जो नियम बन कर रहा है, जो कस्टम्स बन के आए, जैसे अभी हम बात करें आर्टिकल 17 की अनटचेबिलिटी की बात है, तो पिछली परंपराओं पर डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो वो पुरानी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम टाइटल्स की बात करते हैं, आर्टिकल 18 की हम बात करें टाइटल्स की, तो वो भी कुछ कस्टम्स पर, कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम क्या देखने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब चैप्टर बाय चैप्टर हम चीज़ों को समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर उस टाइम पर भी होगी। ठीक है, फिलहाल तो हम ब्रीफ में क्या देखने वाले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम शुरू करते हैं। अपने को एक चीज़ पता है, हम मेनली किसको पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आए तो डच भी थे, डेन्स भी आए थे, फ्रांस भी आए थे, है ना। उसके अलावा एक और व्यक्ति कौन कौन आए, डच, डेन्स, फ्रांस और तुम्हारा पोर्तुगीज़ और साथ में ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ की पॉलिटी पर, यहाँ पर की सोसाइटी पर या दूसरी इकोनॉमिक कंडीशंस पर वो पड़ा है प्रभाव, पहले नंबर पे ब्रिटिश का, बहुत हल्का फुल्का कहीं प्रभाव पड़ा है तो फ्रांस का। तो पॉलिटी के मद्देनजर अगर हम चीज़ों को समझें तो हम क्या समझेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है पॉलिटी पर, भारत की पॉलिटी पर, वो प्रभाव पड़ा है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो हम सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि 1600 के आसपास जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको एक चार्टर मिल गया था, रॉयल चार्टर। मोनोपोली एक तरह से कहते हैं कि मिल गई थी भारत के जो भूभाग है ना, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इस पर इस पर ट्रेड करने के लिए सिर्फ। ठीक है, उस टाइम पे जब ये चार्टर मिला तो उस टाइम पर वहाँ पर जो एम्प्रेस थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ठीक है, 1608 के आसपास हमें पता है कि जागीर में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी। 1608 के आसपास थॉमस रो आए थे। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में 1613 में सूरत की एक फैक्ट्री बनने को तैयार मिली, और यहाँ तक आते आते धीरे धीरे करते करते 1765 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। 1765 में बक्सर का युद्ध होता है और यहाँ पर हमें क्या राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स सबसे पहले अपने को याद रखना, दो तरह के राइट्स होते हैं, रेवेन्यू राइट्स होते हैं दीवानी राइट्स, और सिविल राइट्स होते हैं ना। रेवेन्यू राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन है, उसका तरीका है, किस तरह के ड्यूटीज़ हैं, पासिस हैं, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ के जो जैसे अभी हमें मिले थे, जो दीवानी राइट्स हमें मिले थे, 3 चीज़ें मिले थे। ठीक है, वो सारे मैं आपको पॉइंट लिख देता हूँ। एक तो हमें क्या मिले थे, उड़ीसा में, बिहार में, ठीक है जी, और हमें कहाँ मिले थे, बंगाल में। तो उस टाइम पे वहाँ पर जो उसका गवर्नर हुआ करता था, जिसे मुगल बिठाया करते थे, उसकी तरफ से दीवानी राइट्स हमें मिले। रेवेन्यू राइट्स और सिविल जस्टिस दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं दीवानी राइट। तो ये पहला पॉइंट है जहाँ पर ये एक तरह की पॉलिटी ना, एक तरह से लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस दीवानी राइट्स का जो क्या बोलते हैं उसका प्रभाव है, वो भारतीय इतिहास पे कहीं ना कहीं हल्का समय छोटा मोटा देखने को मिलता है। तो आगे की तरफ चलते हैं, चलिए।
ठीक है। तो साथ ही साथ फिर क्या हम 1765 पे और उसके बाद हमारा 1858 में, ठीक है अभी, ठीक है 1858 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा रिवोल्ट हुआ, जिसे कुछ लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, जिसमें दो लोग बड़े रूप से हैं, एक तो हम वी डी सावरकर की बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। वो दोनों ही लोग भारत, ये जो वार था ना 1858 का रिवोल्ट जो था, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस का नाम दिया इन लोगों ने। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको सिपोही म्यूटनी बोलते हैं, उनमें से अधिकतर लोग तो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे। हमारी तरफ से अगर हम बात करें तो सैयद अहमद खां, दूसरा हमारा आरसी मजूमदार जैसे लोग थे जिसको सिपोही म्यूटनी वगैरह बोला करते थे, ठीक है। 1935 का फिर एक्ट आता है, ये वो एक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन पॉलिटी पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद 1947 तक आते आते हम इंडिपेंडेंस की बात हमारे यहाँ होने लगी है। 15 अगस्त 1947 में हमने इंडिपेंडेंस लिया। अब एक जब हम आज़ाद हुए यानी 1947 में, अगर हम पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में की दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पता है कि उस टाइम पे हम क्या थे, डोमिनियन थे, ठीक है। दो जो स्टेट्स बने थे डोमिनियन के, एक पाकिस्तान बना था और एक भारत बना था, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था, तो इस वजह से हम अपने आप को क्या बोलते थे, डोमिनियन, या उन्होंने हमें क्या बोला, डोमिनियन स्टेट बोला। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है सोवरेन नेशन बनकर आया था, यानी इंडिपेंडेंट नेशन बन के आया था, ठीक है। तो 1950 एक वो दिन है, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ से यहाँ तक का हमने ब्रीफ चीज़ें समझी। अब इस पूरे इतिहास में, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी हमने हल्का सा पॉइंट समझा, यानी कब से, जब 1600 की बात से और 1947 तक के बीच में दो हमें बड़े बड़े जो है ना काल पढ़ रहे हैं, दो पीरियड हमें पढ़ने हैं पॉलिटी के लिहाज से। और इसको जब हम समझते हैं पॉलिटी के लिहाज से, हमें दो पीरियड समझने हैं, तो हमें 2 पॉइंट समझने हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक तो है हमारा, अच्छा मैं थोड़ा सा तेज हो रहा हूँ अभी, बीच में धीरे से थोड़ा स्लो भी जाऊँगा, तो अगर आपको लगे कि ऊपर नीचे जा रहा है तो आप उसको स्पीड को वेरी करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं कंपनी रूल की बात करते हैं। ध्यान में हमें 2 चीज़ों को रखना है कि कंपनी रूल, देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर 1600 में आ गए थे, 1608 में, ठीक है। जब वो आए तब उनका मेन मकसद सिर्फ ट्रेड करना था, ठीक है। और यहाँ तक 1947 तक आते आते उन्होंने यहाँ के बहुत बड़े भूभाग पे अपना अधिकार, यानी एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और फिर सीधे तौर पर भी अपना यहाँ पर बहुत बड़ा नियंत्रण और अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 पीरियड यानी टाइम स्पैन को हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है कंपनी रूल, ठीक है जी, दूसरा है हमारा क्राउन रूल। कंपनी रूल जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1773 में और 1858 में। 1858, अब यहाँ पर देखो मेरा क्या है, आपने ये सारी चीज़ें जो है ना लक्ष्मीकांत में लिखी है, कंपनी रूल, क्राउन रूल लिखी है, लेकिन क्यों लिखी है उसका क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ से दूँ, ठीक। तो वो चीज़ें लिखी तो ठीक है, लेकिन क्यों लिखी है इन चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम कंपनी रूल की बात करते हैं वो सीधे सीधे तौर पर कहाँ से, 1773 से 1858 तक। तो 1858 तो अपने को एक चीज़ सीधी सीधी पता है जब मैं इसकी बात करता हूँ, है ना। तो ये वो सन है जिस बार रिवोल्ट हुआ था, ठीक है जी, या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या फिर कुछ लोग इसे सिपोही म्यूटनी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो वो सन है, या ये तो वो ईयर है। इस तक कंपनी रूल रहा। उसके बाद हमें पता है कि क्राउन रूल सीधे आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था, 1855 में हुआ था, 57 में हुआ था ये रिवोल्ट, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्राउन रूल चलता है 1858 से 1407 तक, क्योंकि 1947 तक 1947 के पर हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, मतलब हमारी उनसे सोवरेनिटी, हम उनसे इंडिपेंडेंट हो गए थे, यानी अब उनके अधीनस्थ हम काम नहीं करने वाले थे, ठीक है। यानी जो उसका हर मेजेस्टी, हिज मेजेस्टी और लेफ्ट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी वाली जो चीज़ें थी वो सब खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि कंपनी रूल में जो पहला वाला ईयर है ना 1773, भाई हम तो 1600 के 1608 1613 के आसपास यहाँ पर वो ट्रेड करने आ गए ना, तो प्रभाव तो उन्होंने डालना बक्सर के युद्ध से ही, जब दीवानी राइट्स जब मिले पॉलिटी में तभी डालना शुरू कर दिया था ना। लेकिन वो जो थे ना वो आज की अगर हम पॉलिटी के संदर्भ में देखते हैं तो माइन्यूट थे, यानी उनका कुछ ना के बराबर ही प्रभाव पड़ा। तो मेन चीज़ जो हम देखते हैं वो हम समझते हैं 1773 में ये शब्द, ये जो ईयर है ना, ये ईयर आता क्यों है ये हमें समझना है। ये वो पहला ईयर है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कंपनी ने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कंपनी पर प्रभाव डालना शुरू किया और इनडायरेक्टली भारत के उस भूभाग पर जहां पर कंपनी राज कर रही थी वहां पर प्रभाव डालना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी रूल में, ये दोनों पॉइंट भी आपको भी क्लियर हो जाएंगे। कंपनी रूल में हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चलिए, तो 2 टाइम स्पैन अपने को पढ़ने हैं। तो कंपनी रूल अपने को पढ़ना है, उसमें क्या है 1773 से 1858 है। तो सबसे पहले जो एक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 है, यानी ये वो सन है जहां से हमें इंडियन पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में या उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें पढ़नी है, ठीक है।
रेगुलेटिंग एक्ट, जब भी एक चीज़ आपको समझनी है एक्ट पढ़ते टाइम पे, जब भी आप एक्ट पढ़े ना, तो उसका जो अगला जो आगे का शब्द है ना, उस पूरे एक्ट के ना ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। जैसे हम कहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी इस जो एक्ट का काम है वो रेगुलेट करना है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना, उसको रेगुलेट करने का काम है इस एक्ट को। अब ऐसा हुआ क्यों, क्यों उन्होंने इस एक्ट, क्यों उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया? क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो भारत पर पॉलिटिकल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स तो उसका पहले से ही काम था, क्योंकि ट्रेडिंग में जब वो करते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे ना, जैसे हैदराबाद हो गया, उसके बाद आपका मैसूर तो बाद में जाएगा, जो प्लासी हो गई, या उससे पहले भी मराठास वगैरह, इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे वो सारी चीज़ें में देखने को मिल रही थी। ठीक है तो अब यहाँ पर ये चीज़ें समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ क्या। सबसे पहले इसने क्या प्रभाव डाला, मेन अभी हम ब्रीफ चल रहे ना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने जो एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस पर क्या प्रभाव डाला। सबसे पहला तो जो पॉइंट आया वो होता है फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन यानी स्थापना हुई। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अपने को पहले समझना पड़ेगा क्या है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या शब्द है अपने को एक चीज़ पता है कि मध्य जो मिडिएवल इंडिया ना, उसमें हमने ऐसा पढ़ा है और ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमें बताया गया है कि एनसीईआरटी में, दूसरी बुकों में ऐसा हमें बताया गया है कि जो भारत था ना, वो छोटे छोटे रजवाड़ों में, राजाओं में, और या फिर क्या बोलते हैं उनको, हल्के छोटे छोटे किंगडम्स में टूटा हुआ था। कहीं पर मतलब ये गुर्जर्स हैं, उसके बाद राजपूत्स हैं, नीचे की तरफ तुम्हारा सतवाना डायनेस्टी है, तुम्हारा एंशिएंट का हिस्सा आ गया, यानी छोटे छोटे कई पार्ट्स पर थे। उससे पहले कई राजा थे जिन्होंने उनको यूनिटी में यानी यूनिफाई करने की कोशिश की, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य एक रहा है। ठीक है, और उसमें अशोक ने भी बहुत लंबे टाइम तक एक बहुत बड़े भूभाग में यानी एक उसको करने की कोशिश की थी, पूरे भूभाग को छोटे छोटे राजाओं को अपने अंदर विलय करके। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम मिडिवल इंडिया से बाहर आते हैं तो ये वापस से फिर टूट जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, इन्होंने अपने को एक चीज़ पता है क्या, या नहीं भी पता है तो अब समझ लो कि जो 1775 में ना, जब उसमें बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो उसके बाद क्या हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक बंगाल प्रेसिडेंसी है, ठीक है जी, बंगाल प्रेसिडेंसी है, एक बिहार प्रेसिडेंसी है, ठीक है, और तीसरी है हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभी तक क्या होता था ना, अभी तक ये तीनों के तीनों क्या है ना, इंडिपेंडेंटली काम करते थे। यानी एक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके जो जिस भी क्षेत्र पर ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, वो तीनों 3 हिस्से में बटे थे। बंगाल प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंटली काम करती थी, वो अपने लिए नियम बनाती थी, अपने हिसाब से काम करती थी। बिहार प्रेसिडेंसी अपने हिसाब से काम करती थी, सबके अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में ये काम हुआ कि उन्होंने क्या किया ना, बिहार और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, यानी उसको डिपेंडेंट कर दिया किस पे, बंगाल प्रेसिडेंसी पे। बंगाल प्रेसिडेंसी को सुप्रीम कर दिया, किसके ऊपर कर दिया, बिहार प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अब होने क्या लगा कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे ना, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा लिए जाएंगे, और बिहार प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो उनको मानेंगे। तो यानी कि जो पावर है ना, वो एक तरफ इकट्ठी हो रही है, सेंटर की तरफ इकट्ठी हो रही है। यानी अगर मैं ये बनाऊं और ये सेंटर बनाऊं, तो पावर किसकी तरफ इकट्ठा हो रही है, सेंटर की तरफ इकट्ठा हो रही है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, यानी स्थापना हुई। यानी अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉइंट से, एक कुर्सी से, एक हेड से चलने वाला है, और उस हेड को या फिर उस कुर्सी को या फिर उस ऑफिस को, तीनों शब्द मैंने बोले हैं, उसको क्या कहा जाने लगा, उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नर जो है ना, बाकी गवर्नर्स थे, बिहार और बॉम्बे के गवर्नर से ऊपर हो गया, यानी वो उनको कमांड कर सकता है, उनको सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, उनके ऊपर उनको कंट्रोल कर सकता है, सारी पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आ गई थी। तो ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है जी, और गवर्नर्स और बॉम्बे और महाराष्ट्र वो मद्रास सीधे किसके नीचे आ गए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बिहार प्रेसिडेंसी नहीं है, बिहार नहीं है, मैंने उल्टा लिख दिया, हल्का सा मिस्टेक हो गई है, बिहार प्रेसिडेंसी नहीं है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। ठीक है जी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी हैं। तो बॉम्बे और मद्रास जो है ना, इसके गवर्नर्स किसके नीचे आ गए, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे आ गए। ठीक ही इसके साथ क्या हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके साथ एक और केस बना, एक तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, यानी 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बना जो कलकत्ता में था। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अगले एक्ट की जड़ बनेगा। ठीक है, यानी होगा क्या, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनेगा और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, तो इन दोनों में ना आपस में तनातनी होगी, दोनों
आपस में लड़ाई होगी, दोनों एक दूसरे की पावर को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसके चक्कर में 1781 का एक एक्ट आएगा जिसे हम बोलेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अभी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और दूसरी चीज़ें इसमें नई क्या आती हैं, दूसरी आती हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोला है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो मेंबर्स का एक समूह होता था जो कंपनी के जो अफेयर्स होते थे ना, है ना, कंपनी के जो अफेयर्स होते थे, ठीक है जी, कंपनी के अफेयर्स। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये मैं थोड़े जो नोट्स बनाता जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मैं आपको ये बना रहा हूँ, तो ये नोट्स ना अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने चैनल व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, उसको मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिख दूंगा, आप उस चैनल को जाकर मतलब ऐड कर लो उसमें अपने आप को। तो जितनी भी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको ये नोट्स वगैरह भी दे दूंगा जब बन जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, बाकी वीडियोस भी वहाँ आपको सीधे सीधे नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में जो 1774 में बना, अगले साल इस एक्ट के, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेन काम क्या था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ना और पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें किसको देखनी होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देखनी होती थी। एक और चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है कि नो प्राइवेट ट्रेड बाय सर्वेंट्स है, तो जो कंपनी के सर्वेंट्स थे ना वो कंपनी की तरफ तो ट्रेड करते थे, लेकिन अपनी प्राइवेट ट्रेड उन्होंने अलग से अपना ना साइड बिजनेस शुरू किया होता कि वहाँ के जो किसान थे, जो एग्रीकल्चर थे, या वहाँ के जो ज़मींदार थे, उनके साथ प्राइवेट ट्रेड किया करते थे। अब ये होता क्या था, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में बिल्कुल मैं खुल के एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। तो होता क्या था कि उस टाइम पे ना कंपनी तो दिवालिया हो रही थी, यानी कंपनी कर्जे में थी, लेकिन उसके सर्वेंट्स थे ना वो मालदार होते जा रहे थे। तो इस करके जो कोर्ट, जो वहाँ पर बैठे, जो शेयर, जिनके शेयर थे कंपनी में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो देख रहे थे कि सर्वेंट्स क्योंकि प्राइवेट ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं, घूस लेते हैं, ब्राइब्स करते हैं, अपनी अलग से ट्रेड चला रहे हैं, तो कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि जो ट्रेड कंपनी से होनी थी, जो मुनाफा कंपनी को होता था, वो सर्वेंट्स अपने अपने हिस्से ले लिया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई, और कुछ दूसरी चीज़ें अपने को कहाँ देखने को मिलती है, देखो अभी मैंने आपको बताया क्या है, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, धीरे धीरे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बन गया, वो अपनी चलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो अपनी चलाएगा, तो जितने भी नियम बनाने की चीज़ें ना, उन सारों में ना कुछ है ना लड़ाई होने लगेगी, ठीक, यानी आपस में तनातनी होगी, वो अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो इन सबको देखते हुए एक एक्ट आता है, अमेंडिंग एक्ट, है ना, 1781 है। अगेन एक्ट से ही समझना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अमेंडिंग एक्ट, यानी चीज़ों को क्या करेगा, सुधार करने की कोशिश करेगा, है ना, अमेंडिंग एक्ट। तो ये अमेंडिंग एक्ट किसको अमेंड करने वाला है, ऊपर वाले एक्ट को। कौन सा एक्ट आया अभी तक, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके ये करीब करीब 1781 में ये आ गया अमेंडिंग एक्ट, ठीक है। और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ ऊपर, एक तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल, अभी मैं आता हूँ दूसरे एक्ट पे ना, पॉलिटिकल अफेयर्स को कैसे या फंक्शंस को कैसे रिकॉग्नाइज किया। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज़ पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हैदराबाद जैसी चीज़ों में या बंगाल में उन्होंने अपने ना अलग से विलियम वो फोर्ट वगैरह बना लिए और वहाँ पर अपने नियम चला रही है, ठीक है। यानी उनका क्या ना, वहाँ की छोटी जो लोकल पॉलिटिकल अफेयर्स है ना, उनमें उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी और वहाँ से ना मतलब अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज़ें समझ में आने लगी कि अगर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई ना, इस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स में उड़ते हुए और बहुत बड़े भूभाग को अपने हाथ ले ले, और वो वहाँ पर सेनाएं बनाने लगी थी, तो एक दिन हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने लगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको रिकॉग्नाइज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, जो टाइम टू टाइम हमें क्या बोलेंगे, हमें बताएंगे कि भैया क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, पॉलिटिकल अफेयर्स क्या चल रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह का हो रहा है, मिलिट्री किस तरह की तुमने बिठा के रखी है, कितने लोग मिलिट्री में, यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उन सबकी फैमिलीज़ के बारे में भी सारी जानकारी यहाँ पर रखी जाती थी, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैंने भी आपको बताया, इसके साथ में एक काउंसिल और बनी थी, है ना, उसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है जी। ये काउंसिल जो थी 4 मेंबर की एक काउंसिल थी, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी तक जो भी फैसले हुआ करते थे ना, एग्जीक्यूट करने के काम थे, मतलब नियम बनते थे वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ठीक है। ये जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उनको एग्जीक्यूट करने का काम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का हुआ करता था। 4 मेंबर की काउंसिल थी और किस तरह से काम करते थे, मेजोरिटी काम पर, यानी कि 4 ये और एक गवर्नर जनरल। अगर 5 में से 3 वोट किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस में आती हैं तो वो जो भी एग्जीक्यूशन है वो या जो भी ऑर्डर है वो पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यानी मेजोरिटी बेसिस पर पूरी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस में गवर्नर जनरल काम किया करते थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, उसमें हम एक्ट में आते हैं जो है अमेंडिंग एक्ट 1781। मैंने अभी आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में
और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनमें तनातनी हुई, ठीक है, वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचने लगे, तो उसको चलते आया एक अमेंडिंग एक्ट। किसको अमेंड करेगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, ठीक है। इस एक्ट का नाम क्या रखा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया ना। तो अब इसमें हुआ क्या, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उन्होंने क्या किया, और उसकी जो काउंसिल है उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया। यानी इस एक्ट में क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना उसको कम कर दिया, इनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और उनकी काउंसिल को। यानी वो कोई भी अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई भी वो ऑर्डर पास करे, कोई भी वो अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो कोई भी काम करे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का स्टे नहीं लगा सकती है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें क्या, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को भी बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट्स में। सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को कैसे बाहर किया? सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर में नहीं उलझना, ये सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। दूसरा, जो रेवेन्यू कलेक्शन के तरीके हैं, यानी किसी को आप टॉर्चर करके कलेक्ट कर रहे हो, हद से ज़्यादा उस पर आप ना ह्यूमिलेशन वगैरह वाली चीज़ें कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया, ठीक है। किसको? लोकल ये जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको, कि रेवेन्यू कलेक्शन में और उसके तरीके में आप दखलंदाजी नहीं करोगे। दूसरी और बड़ी चीज़ें क्या आती हैं कि जो लोकल इनहेबिटेंट्स है ना, यानी जो कलकत्ता के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो किसके अंडर आ गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए। लेकिन उनको जो न्याय दिया जाएगा ना, जो सिविल जस्टिस होगा वो उनके पर्सनल लॉ के अनुसार होगा, ठीक है। कैसा होगा? सिविल जस्टिस होगा वो उनके पर्सनल लॉ के अनुसार होगा। पर्सनल लॉ का मतलब हिंदुओं के अपने नियम है, मुस्लिमों के अपने नियम है, वहाँ क्रिश्चियंस भी कुछ रह रहे हैं उनके अपने नियम है, तो उनके अनुसार ही उनको न्याय दिया जाएगा, सिविल जस्टिस, ठीक है, सिविल केस में। आगे चलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, जस्ट अ मिनट, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, तो अब क्योंकि पावरफुल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाना है, बार बार सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया गया है, तो जो अपील्स थी ना, चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल से है, चाहे वो प्रोविंशियल कोर्ट से है ना, वो सीधे की सीधी अपील कहाँ जाएंगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। यानी गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। दूसरा, गवर्नर जनरल को एक और पावर मिल गई। क्या पावर मिल गई है? कि रेगुलेशंस है ना उनको फ्रेम करने की, यानी किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट और प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए वो नियम बना सकते हैं, और वहाँ से आने वाली अपील सीधे कहाँ जाएंगी? गवर्नर जनरल को होकर जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को कहाँ मिली हैं? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं अमेंडिंग एक्ट 1781 में। उसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो पिट एक्ट है ना, 1784 आता है। तो 1784 का जो पिट एक्ट है, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ तो अपने को क्या देखने को मिलने वाली है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी हमने पीछे देखा था क्या है। अभी एक और चीज़ अपने को क्या देखकर मिलने वाली है? वो मिलने वाली है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन काम क्या होगा ना, जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे ना, या पॉलिटिकल फंक्शंस जो भी हैं दूसरे राजाओं के साथ में जो भी इंटरेक्शंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ठीक। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे नीचे काम करने वाला है। जितने भी रेवेन्यू अफेयर्स हैं, जितने भी यानी इससे कमर्शियल अफेयर्स हैं, वो कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। तो इस करके उन्होंने क्या किया ना, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट चलाया। यानी कुछ चीज़ों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, कुछ चीज़ों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। सिर्फ कमर्शियल बॉडी बनाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और कंपनी को छोड़ दिया कि पॉलिटिकल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री अफेयर्स अब आप लोग नहीं देखने वाले हो। दूसरा क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्योंकि सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी ऊपर है, ठीक है। तो वो सुपरविजन का अधिकार किसको मिल गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिल गया। और किस पे सुपरविजन का अधिकार हुआ? ब्रिटिश पोजेशंस का, है ना। यानी जितनी भी ब्रिटिश पोजेशंस है ना, उन पे सुपरविजन का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो अब क्वेश्चन उठता है जी, ब्रिटिश पोजेशंस क्या भला है, ठीक है। तो ब्रिटिश पोजेशंस वो सारा भूभाग है, वो सारा क्षेत्र है जिस पर कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार जमाया था, जिसको अपने कंट्रोल में लिया था। अब उसको सीधे कंट्रोल में किसने ले लिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपने हत्थे ले लिया। और उन्होंने क्या बात बोली है कि ये ब्रिटिश पोजेशन है। यानी उन्होंने पहली बार यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश की है, जो पिट्स एक्ट 1784 है ना, उसमें उन्होंने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है कि भैया जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी भूभाग है, जो भी क्षेत्रफल है, या जो ज़मीन का टुकड़ा है, इस पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका है? ब्रिटिश साम्राज्य का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ। तो ये वाला जो एक्ट है ना, एक्ट ऑफ 1786, ये तो खासकर जो बना था कॉर्नवालिस के लिए बना था, ठीक है। जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने दो चीज़ें मांग की थी। पहली थी कि भैया मुझे ओवरराइडिंग पावर चाहिए,
ओवर राइडिंग पावर चाहिए सर्टेन मैटर्स में, यानी अभी तक हमने क्या समझा था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर वाली और एक गवर्नर जनरल है, वो टोटल 5 है और मेजोरिटी बेसिस पर कोई भी फैसले या कोई भी डिसीजंस लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सर्टेन मैस है ना, सब में नहीं, सर्टेन मैटर्स में, ठीक है जी, सर्टेन मैटर्स और फंक्शंस में मुझे क्या चाहिए, मुझे ओवर राइडिंग पावर चाहिए, यानी कि मेजोरिटी रूल पर मैं काम नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब मेरे को इमरजेंसी वगैरह टाइम में कुछ, अभी इमरजेंसी की हम बात करेंगे, मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ लगाना है या मेरे को कहीं फोर्स भेजनी है, तो मैं किसी मेजोरिटी बेसिस पर काम नहीं करूँगा, सीधे मैं आदेश दे दूंगा, ठीक है। दूसरा आता है, इन्होंने अपने लिए क्या मांगा, कमांडर इन चीफ की पोस्ट, यानी ये गवर्नर जनरल भी होंगे और ये ही कमांडर इन चीफ है ना होंगे, ठीक है। ये पोस्ट कॉर्नवालिस ने मांगी और ये इनको, क्योंकि एक्ट है तो ये दोनों ही इनकी जो शर्तें हैं ओवर राइडिंग पावर और कमांडर इन चीफ दे दी गई। आगे चलते हैं, चार्टर एक्ट आता है, 4 चार्टर एक्ट आते हैं, 1903 आता है, 1813 आता है, 1833 और 1853 के 4 चार्टर एक्ट आते हैं। तो अभी हम सबसे पहले चार्टर एक्ट में आते हैं। तो जो सबसे पहले चार्टर एक्ट है ना, सबसे पहली चीज जो ओवर राइडिंग पावर कॉर्नवालिस ने, यानी जो अभी जो भी के गवर्नर जनरल बने उन्होंने मांगी थी, वो ओवर राइडिंग पावर सर्टेन मैटर्स में सभी अगले आने वाले गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है यार। यानी 1793 से तो ये जो ओवर राइडिंग पावर है सभी गवर्नर जनरल को दे दी गई, सबसे पहली चीज़। दूसरी इसमें अपने को चीज़ क्या याद रखनी है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स है ना, उनकी जो भी सैलरी है, उनका जो स्टाफ है, उनकी सैलरी जो है वो इंडियन रिवेन्यू से काटी जाएगी, ठीक है। सैलरीज जो है वो इंडियन रिवेन्यू से होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की प्लस में स्टाफ भी, ठीक है ना, प्लस में स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनका जो भी स्टाफ है, ठीक है। साथ में क्या है, जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, अभी हमने चीज़ें क्या समझी थी कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, वो सुप्रीम बना दिया गया, किसमें, वो सुप्रीम बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो जो क्या बोलते हैं उसको, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी के सीधे नीचे आ गई। अब जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज की जा रही है, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर पहले तो धीरे धीरे कम की गई, अब धीरे धीरे उनसे लेजिस्लेटिव पावर और छीनी जा रही है। हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ, मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, सेंट्रलाइजेशन ना, सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नियम बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को होगा। कुछ केसेस में इनको, छोटे मोटे केसेस में वो भी धीरे 1833 में जाके ना, सुप्रीम 1833 में जाके जो सेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम यानी पीक पर होगा अपने। आगे चलते हैं, ब्रीफ में चलना, तो बहुत ज़्यादा इसमें अंदर चलना नहीं है। अभी इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन मेन आते हैं उनको चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में आते हैं, दूसरा चार्टर एक्ट है। इस चार्टर एक्ट की जो सबसे बड़ी जो 3-4 पॉइंट अपने को याद रखें। सबसे पहले तो क्या होगा ना, जो ट्रेड मोनोपोली है ना, एक है यहाँ पर, अगर मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिख रहा हूँ, लेजाइस, संभावना की मैं स्पेलिंग है ना फेयर, इसके चलते हुए है ना, लेजाइस फेयर है, स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप नेट पर चेक कर लेना, ठीक है। तो इसके चलते हुए जो है मोनोपोली को खत्म किया गया। अब ये लेजाइस फेयर है क्या, सबसे पहले इसे समझना। देखो हुआ क्या कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी अपने को थोड़ा पता होना चाहिए, तब जाकर ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। इस वजह से हम ब्रीफ में जा रहे हैं, फिर भी मैं हल्का सा टच कर देता हूँ। उस टाइम पे हुआ क्या ना, मशीन्स वगैरह ना, ब्रिटिश वहाँ पर यूके में है ना, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मशीनें ईजाद कर ली थी ना, वहाँ पर इन्वेंशन बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत जल्दी से बन रही थी। अब इंडस्ट्री बनने के कारण क्या है, एक तो रॉ मटेरियल वहाँ चाहिए, अब रॉ मटेरियल तो वहाँ जा रहा था, ठीक है, यहीं से जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर किन चीज़ों की भी ज़रूरत थी, वहाँ पर ज़रूरत थी जो प्रोडक्ट बने, जो फाइनल प्रोडक्ट बने उसे खपाने के लिए एक मार्केट चाहिए। तो जो भारत एक उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था ना, जो ब्रिटिश पोजेशन था, वो इनके लिए बहुत बड़ी मार्केट ना साबित हो सकता। तो वहाँ के लोग क्या करने लगे कि वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लगे कि भैया इनको कब तक तुम अकेले अकेले इनको दोगे, अब हमारी भी बारी है। तो लेजस फेयर क्या कहता है कि उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली हुई थी ना, जो चार्टर रॉयल चार्टर में मिली थी, वो मोनोपोली खत्म कर दी गई और उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए भी मार्केट खोलो, हम भी अपना सामान यहाँ पर बेचने वाले हैं। इसको कहा गया है लेजस फेयर। तो लेजस फेयर के चलते मोनोपोली को खत्म किया है। मोनोपोली खत्म करने का क्या मतलब, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ है ना, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना सामान नहीं बेचेगी, बल्कि दूसरी जो कंपनीज हैं वो भी अपना सामान भारत ये ब्रिटिश इंडिया में अपना सामान वो बेच सकती हैं, उन्हें भी उतना ही अधिकार है। लेकिन इनको दो बेनिफिट इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश इंडिया को अभी भी मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक तो चाय में, यानी जो चाय पत्ती होगी ना, जो चाय पत्ती होगी उसमें मोनोपोली है। चाय पत्ती सिर्फ और सिर्फ बेचने का अधिकार या चाय पत्ती से रिलेटेड व्यापार करने का अधिकार सिर्फ किसके हाथ में है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, दूसरा चाइना के साथ जो है ना अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई दूसरी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी। फिलहाल दूसरी कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ अधिकार कहाँ मिला है, वो मिला है भारतीय भूभाग पर मार्केट, एज ए मार्केट उनको समझने के लिए, ठीक है। तो दूसरी एक और चीज़ क्या आती है कि 1813 में एक तो वेस्टर्न एजुकेशन की ज़रूरत आन पड़ी, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन की क्या है कि भाई जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे, अभी तुमने देखा अभी हम क्या उस टाइम पे हम धोती कुर्ता और साड़ी हैं, अभी जींस टॉप चल रहे हैं, तो वैसी हमारी विचारधारा बननी चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है वो आसानी से एक्सेप्ट किए जा सके। तो उसके लिए कैसी एजुकेशन देनी पड़ेगी, वेस्टर्न एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जब आप दिमाग को उस हिसाब से नहीं बनाओगे जिस हिसाब से प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को बेकोगे कैसे। तो एक तरह से मार्केटिंग था कि वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए, यानी मार्केटिंग हो किसकी, जो बिजनेसमैन थे उनको फायदा हो, बिजनेसमैन ही वहाँ पर उस टाइम पर, क्योंकि इन्वेंशन के कारण वहाँ पर बिजनेस बहुत तेज़ी से फल फूल रहा था, इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो इंडस्ट्री का दबदबा ज़्यादा था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी, ठीक है। अगेन ये किसका हिस्सा, वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है, पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें, व्यापार धीरे धीरे किस तरह से बढ़ा, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर बढ़ाई गई। दूसरा ये किस में याद रखना है, चार्टर एक्ट 1813 में। और एक और पॉइंट अपने को याद रखना है, क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को आकर है ना इवेंजलाइज करने का अधिकार, यानी कन्वर्ट करने का अधिकार भी दे दिया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर आए और कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने समझे, ट्रेड मोनोपोली खत्म की, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन का अधिकार मिल गया कि यहाँ पर आकर भैया तुम वेस्टर्न एजुकेशन, वो भी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में वेस्टर्न एजुकेशन तुम इनको पढ़ाओ, ठीक है ना। और उसके लिए सालाना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से खर्चा होता था उस टाइम पे, ठीक। नेक्स्ट चार्टर पे चलते हैं। अब आता है 1833। तो ये जो चार्टर आता है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, ठीक है। ये जो चार्टर आता है, ये पहला चार्टर ऐसा है, इसमें जो चीज़ है ना अभी तक जो ब्रिटिश पोजेशन की हम बात कर रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हम बात कर रहे थे, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपको ध्यान देखो, जो जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य है ना, जिस पर भी ब्रिटिशर्स की पकड़ है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ है, उसको इन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके साथ में प्रिंसली स्टेट्स भी जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फेडरेशन वाला अभी आएगा 1935 में फेडरेशन की बात करेंगे, तो प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने जोड़ना तो शुरू पहले ही कर दिया था, अपने साथ में मिलाना, ठीक है। फिलहाल ऑफिशियली उसको माँ समझेंगे, लेकिन फेडरेशन वो बनेगी नहीं, वहाँ पर नहीं जाएंगे, भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो पहली बार इन्होंने क्या कहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया शब्द की बात कर रहे हैं, भारत शब्द की बात नहीं कर रहे। भारत शब्द की जो परिभाषा है ना, वो दूसरी चीज़ों में दी गई है, कुछ जो यहाँ की जो किताबें हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उन चीज़ों में इस शब्द की परिभाषा दी है। लेकिन जो इंडिया शब्द है ना, जिसे वो बना रहे थे, जिस भूभाग को वो इंडिया बोलकर उसको धीरे धीरे ऐड कर रहे थे, उस इंडिया का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ना, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना एग्जीक्यूटिव, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है ना, बेसिकली हम इंडियन पॉलिटी में अभी भी समझेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, ठीक है जी। वो कैसा पार्ट होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है ना, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पार्ट का हिस्सा होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लेजिस्लेटिव पार्ट का हिस्सा होते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, जो काउंसिल थी किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, वो अब हमारी क्या बनेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगी। कब बनी, पहली बार 1833 में बनी, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो इसमें जो विलियम बेंटिक है ना, वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है वो 1828 से और 1835 तक, टोटल विलियम बेंटिक का कार्यकाल भारत में है, जिसमें जो है 1833 जो है, यानी 28 से 33 तक का तो हिस्सा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में रहा, और 33 से 35 का हिस्सा जो इनका रहा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है, इंडिया के रूप में रहा। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, देखो यहाँ पर अब शब्द आए एक्सक्लूसिव है ना, यानी सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर, यानी नियम बनाने का अधिकार जो भी है सिर्फ और सिर्फ अब किसके हाथ में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। साथ में क्या है, अब एक और चीज़ कही गई कि यानी चार्टर एक्ट 1833 से पहले के जितने भी एक्ट्स हैं या नियम हैं, वो उन सबको क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाने लगा, ठीक है। और जो अब के एक्ट बने ना बाद के, उनको, यानी अब का जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 का जो एक्ट है, या फिर इसके बाद के जितने भी एक्ट हैं उन्हें, या लॉज हैं, लॉज, ठीक है ना, एक्ट से तो कंफ्यूजन होगी, मैंने यहाँ शब्द लॉ लिखा हुआ है। जो इस चार्टर एक्ट 1833 से पहले के जो नियम हैं, जितने भी बने हैं, एक्ट्स बने, रेगुलेटिंग एक्ट आया, अमेंडिंग एक्ट आया, वो सारे क्या है, रेगुलेशंस कहे जाएंगे। और ये जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 है, उसके बाद के जितने भी एक्ट हैं उनको क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिकली इनको एक्ट्स कहा
कहा जाएगा, ठीक है। यानी क्या है ना, सुप्रीम जो है ना, इनको सुपीरियर वैल्यू थोड़ी देनी शुरू कर दी है 1833 से उसके बाद के हिस्से में, क्योंकि अभी हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक शब्द बना दिया है, तो हम इस पर पूरा राज करने वाले हैं, ठीक है। साथ में हुआ क्या, जो कंपनी है ना उसकी अब कमर्शियल बॉडी, अभी तक कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म कर दी, अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए इन्हें पकड़ा दिया, और कमर्शियल फंक्शन भी इनसे छीन लिए। पॉलिटिकल फंक्शन तो हमने कब छीन लिए थे, पॉलिटिकल फंक्शन हमने तब छीने थे जब पिट्स एक्ट 1784 हुआ था ना, तो उस टाइम पे हमने पॉलिटिकल फंक्शन से ले लिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। अब इनको कमर्शियल बॉडी के तौर में भी खत्म कर दिया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी, वो भी किसके नाम पर इसी तरह से लिखा हो ना, ऑन द नेम ऑफ, है ना, हर मैजेस्टी। यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँगा, हर मैजेस्टी और हिज मैजेस्टी और मैजेस्टी एंड हिज सन एंड डॉटर्स जो भी हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट आता है 20 साल के लिए इन्हें टाइम भी मिला है, देखना जो 1793 उसमें 20 साल के लिए टाइम मिला, क्योंकि हर 20 साल पर चार्टर एक्ट आ रहा है। फिर 1813 में इनको 20 साल के लिए टाइम मिला, फिर अगला 1833 में इनको 20 साल के लिए और टाइम मिला 1853। लेकिन ये जो ना चार्टर एक्ट 1853 यहाँ के बाद इनको ये तो कहा है कि ठीक है ब्रिटिश कंट्रोल में है सब कुछ, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सब कुछ ब्रिटिश कंट्रोल में, लेकिन इनको ना आगे कोई टाइम नहीं मिला है कि कितने टाइम तक है, ये इन्होंने नहीं बताया। अब एक चीज़ हुआ क्या, अभी हमने चीज़ें समझी कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर अपने को मिली, कहाँ मिली, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये रही है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर अपने को यहाँ दिख रही है, और ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जब देखने को मिलती है तो हुआ क्या कि अब लेजिस्लेटिव वर्क बढ़ जाएगा। लेजिस्लेटिव वर्क बढ़ेगा तो अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वो उस काम को नहीं कर पाएंगे, तो हमें अलग से एक काउंसिल बनानी पड़ेगी जो स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव वर्क यानी नियम बनाने के लिए काम करेगी। तो इसके चलते हुए 1853 में यानी 20 साल बाद जब परेशानी बहुत बढ़ने लगी, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बन कर आई। चार्टर एक्ट में बन तो पहले गई होगी, वहाँ पर खाका और फ्रेमवर्क जो ढांचा वो पहले ही तैयार हो गया होगा। चार्टर एक्ट क्योंकि 20 साल बाद आना था तो अब आया, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और ये कितने मेंबर की काउंसिल थी, 6 मेंबर की काउंसिल थी, है ना। इसमें अपने को क्या समझना है कि 4 तो मेंबर भारत के जो प्रोविंसेस थे वहाँ से थे, और 2 ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। उसमें भी 4 कौन से, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, और एक आगरा। यहाँ से 4 हमने इंडियन जो मेंबर लिए, ठीक है, इंडियन मेंबर्स 4 थे, वो इन प्रेसिडेंसीज से हमने लिए थे, ठीक है। दूसरा हम आगे चलते हैं, और इसमें क्या होता है जो ओपन कंपटीशन सिस्टम। अच्छा, ओपन कंपटीशन सिस्टम ना जो है 1833 में भी खोला गया था, लेकिन उस टाइम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारी विरोध किया कि नहीं भाई, हम जो इंडियंस हैं इनको कोवेनेंट सिविल सर्विस में नहीं आने देंगे। अब ये कोवेनेंट सिविल सर्विस क्या बोला है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ओपन कंपटीशन सिस्टम जिसकी बात 1833 में ही हुई है ना चार्टर एक्ट में, वो यहाँ पर सुचारू रूप से चालू कर दिया जाता है कि चार्टर एक्ट 1853 में ओपन कंपटीशन सिस्टम किसमें, रिक्रूटमेंट में, है ना, या सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में, ठीक है जी, रिक्रूटमेंट में ओपन कंपटीशन सिस्टम खोल दिया जाता है, किसके लिए, इंडियंस के लिए। और वो भी किसके लिए खोला जाता है, कोवेनेंट, है ना, सिविल सर्विस, कोवेंट सिविल सर्विस, है ना। तो ये वो कोवेंटेड सिविल सर्विस क्या होती है ना, ये मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत ली, कोवेनेंट है, कोवेनेंट, है ना, कोवेनेंट सिविल सर्विस है, ठीक है। तो कोवेनेंट सिविल सर्विस क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। उस टाइम पे 2 तरह की सिविल सर्विस होती थी, जैसे अभी 4 तरह की कैटेगरी है ना। क्लास ए हमने जो समझा होगा, क्लास ए है, या ग्रुप ए, ग्रुप भी आपने पढ़ा होगा ना, ग्रुप ए है, 4 तरह के ग्रुप है ना, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये वाले जो ग्रुप है ना ऑफिसर लेवल बोलते हैं, है ना, ऑफिसर्स, गेजेटेड ऑफिसर्स में आ जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है जी। इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप सी और डी में एम्प्लॉय होते हैं जितने भी जो काम करने वाले हो अभी गवर्नमेंट में, और ए और बी में कौन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस है ना, ये हायर ऑफिसर्स यानी हायर पोस्ट की जो सिविल सर्विस होती थी। तो अभी तक क्या होता था, सिर्फ वहाँ पर ना ब्रिटिशर्स होते थे, ताकि वो नीचे के लोगों को, इंडियंस को, नीचे वाले यानी अगर मैं इन ग्रुप्स की बात करूँ तो छोड़ो, इसको नहीं पढ़ते, मिसलीड करेगा, ठीक है। तो नीचे वाली जो लोअर क्लास जो थी, अगर मैं उन पर बैठे इंडियंस की मैं बात करूं तो उनको इजीली कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, क्योंकि जितने भी नियम पर दस्तखत कर ये ऑफिसर्स को ना, अभी की अगर हम बात करें तो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, तो ये साइन वगैरह करते हैं ना, तो छोटे मोटे जो नियम बनते हैं लॉज वगैरह बनते हैं, वो इनके दस्तखत करने से मतलब उनको मतलब एक्सेप्टेंस, क्लियरेंस मिल जाती है, ठीक है। तो कोवेनेंट सिविल सर्विस में इंडियंस को अब मतलब रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कर दिया गया। दूसरा एक और हुआ क्या, मैकुले कमेटी बनी, ठीक है। इस पॉइंट को आपको सिर्फ याद रखना है कि इंडियन सिविल सर्विस के लिए मैकुले कमेटी बनी थी कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन सिविल जो मैकुले कमेटी का संदर्भ किससे, तो इंडियन सिविल सर्विस से, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहां तक हमने जो पढ़ा ना, देखो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853 है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि पीछे वही मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है, ब्रीफ में हम चल रहे हैं, तो जहाँ वहाँ पर ना जो आग है ना वो फैली हुई है, मतलब लोग इधर उधर यहाँ पर वो रिवोल्ट वगैरह, छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे हैं, कहीं पर कोई थाना जला दिया, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी लूट वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। कुछ ब्रिटिशर्स को मार दिया, कहीं पर ब्रिटिशर्स लोगों पर गोलियाँ चला रहे हैं, सब सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब जो आता है ना, एक रिवोल्ट उठता है 1857 का रिवोल्ट, ठीक है जी। और वो उस रिवोल्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, जिसमें दो लोग प्रमुख है, एक तो वीडी सावरकर, दूसरा जो हमारे प्रमुख है वो हमारे प्रमुख है कार्ल मार्क्स, ठीक है। एक और लोग, एक और तबका है या एक और घड़ा है, जो धड़ा है, जो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है सिपोई म्यूटनी बोलता है ना, क्योंकि ये शुरुआत जो की थी ना, सिपोई जो थे सैनिक थे, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, सबसे पहले विद्रोह सैनिक ने किया था, तो इस वजह से इस म्यूटनी को या फिर इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि एक चीज़ें समझ में आई, जब ये सैनिक विद्रोह हुआ ना, तो जो क्राउन, जो वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल नहीं है कि अगर बहुत बड़ा विद्रोह चल जाता है ना तो वो उसको झेल पाए, अंदर की जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं, वो उनको, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनको दिखने लगी। तो उन्होंने कहा क्या कि भैया अब आप हो जाओ साइड ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अब हम सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन के नाम पर काम करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन क्राउन के नाम पर ना अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं क्राउन रूल। जितने भी रूल्स बनेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो क्राउन रूल जो होता है वो 1858 से 1947 तक चलता है। चलिए, तो इसमें थोड़े से एक्ट हैं, धीरे वन बाय वन ब्रीफ में चलते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858, तो ये तो वही एक्ट था जो मैंने भी आपको बताया। इसको, इस एक्ट को एक और नाम है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। इस गुड में डी बेकार का है, बाकी तो ये सब चीज़ें गवर्नेंस, ठीक है जी। तो इस, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका एक और नाम क्या था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस था, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई एक्ट मैंने बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। अब इसमें कुछ परिवर्तन क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसको वॉइसरॉय का नाम दे दिया, यानी जो वॉइसरॉय होगा वो सीधे किसके नीचे काम करने वाला है, वो सीधे काम करेगा क्राउन के नीचे, ठीक है जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही चलेगा, लेकिन सीधे क्राउन के नीचे काम करने आए, यानी बीच में अब कोई कंपनी काम नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई काम नहीं करेगी, सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वॉइसरॉय कहा जाएगा, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, एक एक यहाँ पर ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो लंदन में बना था। तो जो पहला गवर्नर जनरल है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो कैनिंग है ना, जो चार्ल्स कैनिंग है, अगर नाम पूरा मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं है, तो जो चार्ल्स कैनिंग है वो पहला गवर्नर जनरल बना, और जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो स्टैनले, ठीक है ना, स्टैनले बना। साथ ही साथ क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया नाम के अच्छा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है ना, ये तुम्हारा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था, ठीक है। और ये कहाँ पर बना, ये वहीं लंदन में बना ना, वहीं पर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वहाँ पर है, और वॉइसरॉय यहाँ पर है, ठीक है। तो वॉइसरॉय के ऊपर कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो जो ब्रिटिश कैबिनेट है ना उसका मेंबर है, ठीक है। अब 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, और ये एडवाइजरी थी, मेजोरिटी रूल पर ये काम नहीं करेगी, ये क्या काम करेगी, एडवाइस करेगी, किसको एडवाइस करेगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर है, ठीक है। तो इस तरह से दो चीजें आई, यानी अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे भारत पर अपना अधिकार जमाएगा, इंडिया पर अपना अधिकार जमाएगा, मैं सही रूप से कहूँ तो, किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसके द्वारा फिर वॉइसरॉय, और वॉइसरॉय फिर बाकी के जो गवर्नर्स हैं ना उन पर अपना अधिकार जमाएंगे। अब हुआ क्या, साथ ही साथ क्या ना, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को खत्म कर दिया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो कोर्ट ऑफ, जो जो डुअल स्कीम जो बनी थी, कब बनी थी डुअल स्कीम हमारी जो बनी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेट्स एक्ट में बनी थी 1784 में। तो जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और उसके साथ डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट बनी, वो कब आकर खत्म हुई, 1858 में खत्म हो गई। ये सारी चीज़ें कब हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में खत्म, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। हालांकि बदला कुछ नहीं था, काम करने का तरीका वही था, बस अब चेहरे, मतलब क्या है कि जैसे अभी जो होते थे, जो नियम होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, या सीधे कंपनी लिखता हूँ ना, ये कंपनी है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ दिखना ही होगा ना, थोड़ा सा मैं इसको साइड में दिखाता हूँ। अच्छा भाई, ये ले नहीं रहा यार, एक मिनट, अरे यार, एक मिनट में इसको फिर से चालू करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ये रहा।
हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी तक जो रूट था, जो काम कर रहा था, सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है जी। उसके बाद क्या, तुम्हारी कंपनी आ जाएगी, और कंपनी फिर सीधे तुम्हारे, कंपनी जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सीधे क्या होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने क्या बनाया, वॉइसरॉय बना दिया, और अब सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट इस पर। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति आया दूसरा, वो क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, कंपनी हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा दिया गया, बस इतना ही अंतर है, बाकी काम करने का तरीका वही वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही लोग हैं, और वही उसी तरीके से टॉर्चर या बाकी सारी चीज़ें की जाने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 समझा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बड़े ब्रीफ में बता रहा हूँ, यही सारे एक्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तब हम खुलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पर हमें छोटा सा ब्रीफ ही करना है, इसमें भी हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो ऐसे 3 एक्ट आएंगे इंडियन काउंसिल्स। अब हमेशा हमें शब्द पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है ना। काउंसिल्स यानी सभा से रिलेटेड शब्द है ना, जैसे वहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पर भी कुछ काउंसिल्स बनेंगे। तो इस एक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या है, यानी जितने भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या है, मोटे तौर पर जब भी आपको है ना इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ जाए, चाहे वो 61 का हो, चाहे वो अगले 2 एक्ट है ना, 61 उसके बाद 91 है शायद, मैं एक मिनट हल्का सा क्लियर कर लूँ, 92 है, एक और एक्ट हमारा 19 ठीक है। तो इंडियन काउंसिल्स के 3 एक्ट हैं, ठीक है। वो कोई सा भी एक्ट हो, उसका मेन काम पता क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन को बढ़ाना, किस में, लॉ मेकिंग में, है ना, किस में बढ़ाना, लॉ मेकिंग में और एग्जीक्यूशन में भी, ठीक है, कुछ हद तक एग्जीक्यूशन में और लॉ मेकिंग में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो रिवोल्ट का मेन कारण ये भी था कि जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने ये सीधा सीधा देख रहा था कि जो हमें लूटने वाले ना, वो ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक नया काम या एक नई चाल चलाई कि भैया हम क्या करेंगे, इंडियंस को ही अपने साथ मिलाएंगे, कंट्रोल हम ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। यानी सारी चीज़ें कंट्रोल हमारे द्वारा होगी, जितने भी नियम आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से आएंगे, लेकिन हम चेहरा क्या दिखाएंगे, भारतीय चेहरा, कि ये लोग हैं जो तुम्हारे लिए नियम बना रहे हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो विश्वास बढ़ेगा, और कोई परेशानी आती है तो ये बफर की तरह काम करेंगे, हम पर अटैक ना करके इन पर अटैक करने वाले हैं। तो इस वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बने। अब इसमें जो थोड़े से चेंज आए हैं, देखो मैंने लिखा है पर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस है ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएशन बना। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेगी ना। तो यहां पर एक तो पॉइंट है ना, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन होने का सीधा सीधा मतलब क्या है, जो लेजिस्लेटिव पावर जो हमने 1833 में अपने हाथ में ले ली थी, वो वापस से बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस कर दी जाएंगी। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनने वाली हैं, बंगाल के लिए बनेगी, ये शायद हमारा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1886 में है ना, 61 में शायद, ये 86 में है, ये 97 में है, और ये जो है हमारा बंगाल की जो हमारी 61 है, तो 62 है ना। कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत ईयर में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको किससे सही करोगे, या आप इसको, ये 62 है, ये 1897 है, और ये 1886 है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी है, ठीक है। जो पोर्टफोलियो सिस्टम भी एक यहाँ पर सुना हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है मैं भी आपको बताऊँ। ये सारे कुछ बदलाव हमें देखने को मिले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट में हुआ क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है, सबसे पहले एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई सेंटर में, और उसमें ना इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर है, यानी 2 तरह के मेंबर उसमें अब होने लगे। इसको मैं किसी जगह बना लेता हूँ ना यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसमें होने लगा ना क्या, यहाँ पर क्या होने लगा, ये 2 तरह के मेंबर्स, इंडियन काउंसिल्स बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसमें 2 तरह के मेंबर होने लगे, ठीक है जी। 2 तरह के मेंबर होने लगे, एक तो ऑफिशियल मेंबर होंगे, ठीक है, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। अभी तक ऑफिशियल मेंबर्स को ही वोट डालने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है ना, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उन्हें एज ए डमी बनाने की कोशिश की गई शुरू शुरू में, कि भैया यहाँ के जो भारत के लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो थोड़ा सा ना शांत हो जाएंगे कि ठीक है भारत के लोग अंदर बैठे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो काम करेंगे शुरुआत में यही करेंगे, यही सारे नियम बनाएंगे। इनको तो सिर्फ रख लिया है ना, कि भैया तुम देखो हम क्या बना रहे हैं, थोड़ी बहुत हमसे बात करो, नियम सारे हम पारित करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मेन काम ये था कि ऑफिशियल्स और 2 नॉन ऑफिशियल्स, 2 तरह के मेंबर बनाए गए। सेंटर में ऑफिशियल्स की मेजोरिटी बनाई रखी, और प्रोविंसेस में भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंस देख रहे हो ना, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी जो प्रोविंसेस है उनको लेजिस्लेटिव पावर वापस मिली, कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रोविंसेस में बने। तो वहाँ पर नॉन ऑफिशियल्स की जो संख्या है ना, वो कम रखी गई, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ठीक है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस है 1861 है, तो इस टाइम पे जो यहाँ पर व्यक्ति होगा वो कौन होने वाला है, कैनिंग होने वाला है ना। कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से
और 1862। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। तो 1856 से 1862 में कैनिंग का कार्यकाल है, ठीक है जी। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट में ना, ये पोर्टफोलियो सिस्टम, ये जो कैनिंग ने बना दिया था कब, 1859 में, ये बनाया था कैनिंग ने, ठीक है जी। पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया था कैनिंग ने। अब पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम मैं आपको बता दूं क्या होता है, यहीं पर इसको बनाएंगे, इसी के नीचे हल्का सा गैप करेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम भी जो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हुआ। तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि जितना भी वर्क होगा ना, हम उसको डिपार्टमेंट वाइज बांट लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, एक हम फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है जी, एक हम फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देंगे, स्पेलिंग ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हम बना देंगे, रेलवे डिपार्टमेंट हम बना देंगे, है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट हम बना देंगे, ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट हम बना देंगे, ठीक है। और उन सभी डिपार्टमेंट्स पर हम एक हेड बना देंगे, है ना, उनका अपना एक स्टाफ होगा, उनकी अपनी एक कमेटी होगी, है ना, सब में एक हेड होगा। तो ये जितने भी हेड होंगे ना, ये सारे के सारे हेड एक तरह से हम कैबिनेट मिनिस्टर, आज के टाइम में हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, कुछ पर चार्जेस दिए जाते हैं, कुछ पर मतलब इस तरह के चीज़ें होते हैं ना। तो ये सारे क्या करेंगे ना, ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाले हैं। और इन सब के ऊपर फिलहाल के केस में की अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उनके पास अपने भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं ना, ठीक है, जो दूसरों को नहीं देते वो अपने पास होते हैं। और ये देने का अधिकार फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को होता है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम तो जो था, यानी डिपार्टमेंट बनाने का अधिकार, उन पर एक हेड बनाने का अधिकार, ताकि चीज़ों में ज़्यादा ना होज पोज ना हो, ज़्यादा आपस में उलझे ना चीज़ें। यानी फाइनेंस को सिर्फ ये हेड देखेगा, रेलवे को सिर्फ ये हेड देखेगा, ठीक है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम था, ओके, कैनिंग ने बनाया, 1 मिनट। तो हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम में। तो 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग ने बनाया। और पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, जितना भी वर्क है ना, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो जितना भी वर्क है उसको हम डिपार्टमेंट वाइज हम उसको बांट देंगे। उसमें इस तरह के डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, मिलिट्री है, एजुकेशन, इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट बनाएंगे और इनके ऊपर हेड बैठा देंगे। तो जितने भी जो होस्ट पोस्ट है ना वो खत्म की जा सके। आगे हम चलते हैं। एक और चीज इसमें हुई क्या, जो ऑर्डिनेंस पावर है ना, वो 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए किसको दे दी गई, वॉइसरॉय को, ठीक है जी। ऑर्डिनेंस पावर इमरजेंसी के टाइम पे। लेजिस्लेटिव में जो नॉमिनेशन के द्वारा लोगों को, अभी हमने बताया ना कि जो इंडियन एसोसिएशन करना है, तो इस केस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, टोटल कितने थे, 6 लोगों की काउंसिल बनी थी ना अभी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन के द्वारा, वो 6 लोगों की तो सॉरी उसकी थी, जो भी हमने 1853 में बनाई थी ना, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी तो हम बात करें तो जो वॉइसरॉय है ना, वो नॉमिनेशन के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एसोसिएशन बढ़ाने के लिए 3 लोगों को शुरुआत में ऐड किया। एक तो बनारस के राजा महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट पे हम आते हैं। ये छोटे से ये काउंसिल एक्ट है। एक तो सबसे पहला इंडियन काउंसिल एक्ट है। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने क्या किया ना, एसोसिएशन है उसको एनलार्ज किया है। यानी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स जो हैं, इंडियंस हैं, जो अभी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर बढ़ाएगा ना, वो एनलार्जमेंट हमने किया। इसमें एक चीज़ और अभी हम समझेंगे। तो एनलार्जमेंट सबसे पहले क्या है, इंडियन एसोसिएशन है ना, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है जी, उसको बढ़ाया गया। यानी नॉन ऑफिशियल्स जो है ना, नॉन ऑफिशियल्स है ना, उनकी संख्या बढ़ाई गई, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, ठीक है। अब जो हमारा नॉमिनेशन, अभी तक जो मैंने नॉमिनेशन किए थे, जो वॉइस रोज ने, वो अपनी मर्जी से किए थे। अब जो नॉमिनेशन होने वाले हैं वो रिकमेंडेशन बेस्ड होंगे। तो कुछ कुल मिलाकर इंडियन काउंसिल एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होने लगी है। ये देख रहे हैं, नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन है, इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हैं। यानी कि जो नीचे के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो कुछ लोगों को चुनकर भेजेगी, एक लिस्ट बनाकर भेजेगी। उनमें से जो जो लिस्ट बनाकर रिकमेंड करके भेजेगी, उनको अपॉइंट करेंगे कौन, गवर्नर जनरल, सॉरी वॉइसरॉय, ठीक है। किसमें, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो 2 तरह के लोग हैं, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन है। अब इसमें 2 पॉइंट निकल कर आते हैं, यहीं पर मैं हल्की सी जगह बना लेता हूँ ना, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा एक्सप्लेन करके, वरना ये समझ में नहीं आएगा। इसमें 2 पॉइंट बनेंगे, एनलार्जमेंट थ्रू नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल, है ना,
लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो जो लोग या जो मेंबर नॉमिनेट होंगे उनको रिकमेंड करने की जो पावर मिली वो किसको मिली, प्रोविंशियल है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। दूसरी जो एक और पावर मिली वो मिली चैम्बर है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यानी इन दोनों को अधिकार है रिकमेंड करने का जिन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए मेंबर भेजा जाएगा, और उनको नॉमिनेट कौन करेंगे, वॉइसरॉय, ठीक है। अब आते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो, ठीक है, हल्की सी जगह और बना लेते हैं। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आएंगे उनको भी रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। फिर उनको नॉमिनेट करेंगे गवर्नर्स है ना अपने अपने प्रोविंसेस में। तो उनको जो रिकमेंड करने का अधिकार दिया वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटीज है ना, यूनिवर्सिटीज, एक मिनट, सिटीज है ना, यूनिवर्सिटीज हैं, जमींदार्स हैं, ठीक है ना, जमींदार्स हैं, जो बोर्ड्स हैं ना, लोकल बोर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है जी, स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट्स वगैरह है जो भी हैं। तो ये सारे लोग इनको क्या करने वाले हैं, ये सारे लोग इनको रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना। जो भी लैंडलॉर्ड सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई हैं तो ये सारे लोग रिकमेंड करेंगे कुछ लोगों को, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नर, ठीक है जी। प्रोविंसेस के जो गवर्नर है ना, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के अपने गवर्नर हैं, उसके बाद अपना बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अपने गवर्नर हैं, तो ये लोग इनको नॉमिनेट करेंगे। तो एक तरह से हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इंडियन काउंसिल एक्ट कौन सा ये 1992 में 1892 में, ठीक है, देखने को मिल रही है। हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन का ना कोई खास जिक्र है नहीं इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। एक और थोड़ी सी पावर इन्हें मिली कि अभी तक इन्हें बजट को डिस्कस करने की पावर नहीं थी, तो वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये बजट डिस्कशन की पावर मिली, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने की कि भैया ये ऐसा कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, ये ऑर्डर पास हुआ तो क्यों पास हुआ, यहाँ तक अभी सड़कें क्यों नहीं बनी, जो भी डेवलपमेंटल वर्क है उसमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार और बजट को डिस्कस करने की पावर अब जो नॉन ऑफिशियल्स हैं उनको मिल गई थी। पहले पावर नहीं थी, सिर्फ पपेट बना के रखा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये भी सब विद्रोह के कारण हुआ धीरे धीरे। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे काउंसिल एक्ट आता हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को एक और नाम दिया जाता है इसको बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ध्यान रखना, जब भी हम बोलेंगे या तो हम बोलेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है, क्योंकि एक्ट के हमेशा आगे हमेशा पहले उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, जिससे चीज़ वो रिलेटेड है वही शब्द आने वाला है इंडियन काउंसिल्स, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बोला मोरले मिंटो, तो वहाँ रिफॉर्म आ गया। यहाँ पर हम एक्ट कभी नहीं लिखेंगे मोरले मिंटो एक्ट, ठीक है। यहाँ हम क्या बोलेंगे, रिफॉर्म्स, यानी मोरले मिंटो। यहाँ पर सबसे पहले जो नाम होगा ना इसे हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है, ठीक है जी। और ये जो दूसरा वाला नाम है ना ये वॉइसरॉय का नाम है, मिंटो, ठीक है। तो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने कुछ सुधार किए थे, कुछ बदलाव किए थे जो इस एक्ट में हमें बाद में देखने को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसी का नाम मोरले मिंटो रिफॉर्म रखा गया। सबसे पहले हुआ क्या कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगेन विस्तार यानी एनलार्जमेंट किया गया। जो 16 लोग थे ना उसको 60 लोगों की एक बड़ी सभा बना दी गई, ठीक है। तो प्रोविंस, लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ भी रखा गया कि जो नॉन ऑफिशियल्स है ना उसकी यानी ऑफिशियल्स जो है मेंबर्स में दो तरह के लोग हैं, है ना, एक ऑफिशियल्स है ना और एक नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है जी। तो मेजोरिटी अभी भी हमने किसकी बना के रखी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना, वो ऑफिशियल्स की मेजोरिटी बना के रखी है। लेकिन क्या हुआ कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स को हमने मेजोरिटी, यानी एक तरह से हम क्या करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को और हम है ना ओपन हैंड दे रहे हैं कि भैया तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन सेंटर की जो पकड़ है वो बनी रहेगी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से ना दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें एक लो मेंबर ऐड किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। जैसे अभी के हमारे देखो, एक तो हमारी पूरी पार्लियामेंट अपने आप में नियम बनाने का काम करती है, लेकिन हमारे एक मिनिस्टर भी है जो गवर्नमेंट में जो काम एग्जीक्यूटिव का करते हैं, उनमें भी हमारा एक लो मिनिस्टर होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से एक लो मेंबर क्या है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया। और पहले जो इंडियन थे ना वो थे, जो लो मेंबर थे वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये अगेन मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले लो मेंबर हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बने। साथ ही साथ क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, मुस्लिम इलेक्टोरेट, ठीक है। यानी सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट बनने लगा। तो इसके तहत क्या होगा, इसी वजह से ना इस जो एक्ट है यानी जो मिंटो है, अभी मैं इसको बता दूं, मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ
कम्युनल इलेक्टोरेट ना, यानी धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे बांटने की, कम्युनल है ना इलेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, मुस्लिम इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। यानी हुआ क्या कि अब जितने भी मुस्लिम्स होंगे ना वो सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे। ठीक है ना, और जितने भी नॉन मुस्लिम्स होंगे या हिंदू होंगे वो हिंदू कैंडिडेट या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे। तो ये काम किसने किया था, मिंटो ने किया था। इस वजह से इसको क्या कहा गया, कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी एक तरह से बांटने की कोशिश की गई। ठीक है, चलिए तो अब अगला जो एक्ट आता है वो, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हमारे पास थी ना। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। ठीक है, जो म्यूटनी के जस्ट बाद आया था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जिसका नाम दिया गया। दूसरा एक्ट हमारा आता है 1919 में, और एक और एक्ट हमारा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आएगा 35 में। ठीक है, तो ये हमारे तीन है, और चार्टर ये जो हमारे इंडियन काउंसिल सेक्ट है वो भी हमारे तीन है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये एक्ट आता है हमारा अगस्त डिक्लेरेशन के बाद। जो अगस्त डिक्लेरेशन हमारी 1917 में आती है ना, इस 1917 की अगस्त डिक्लेरेशन में एक बात खुले तौर पर कही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, या फिर मॉन्टेग्यू के द्वारा कहवा गया उस टाइम पे, जो हमारे वॉइसरॉय थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मॉन्टेग्यू ना। ठीक है जी, तो उन्होंने क्या कहा था कि हम धीरे धीरे भारत को या भारतीय लोगों को एक ग्रेजुअली ना, यानी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने वाले हैं। इन चीज़ का इन्होंने इस डिक्लेरेशन में वादा किया था। तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। अब देखो, क्योंकि ये बात खुद ही कह रहे हैं डिक्लेरेशन में 1917 में कि जो भैया ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, तो धीरे धीरे क्या काम करने वाले हैं ना, ये थोड़ा चीज़ों को लिबरल करना शुरू कर देंगे। इंडियंस को और ज़्यादा अंदर करेंगे, उनसे चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, उनसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा की जाएंगी। ठीक है, तो ऑटोनॉमी थोड़ी प्रोविंसेस में ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, यानी ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अब इस एक्ट को ना, अच्छा इस एक्ट को एक और चीज़ है, मोंटफोर्ड मॉन्टेग्यू और कैम्सफोर्ड है ना, या तो मोंटफोर्ड रिफॉर्म, ये देख रहे हो मोंटफोर्ड मॉन्टेग्यू है ना। अच्छा मैंने शायद है ना अगस्तस डेक्लेरेशन किया ना, मॉन्टेग्यू डेक्लेरेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये तो ये हमारा वॉइसरॉय नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया हल्का सा। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू हमारा वॉइसरॉय नहीं है। तो जो मॉन्टेग्यू ना, जो हमारे मॉन्टेग्यू है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मॉन्टेग्यू हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ध्यान कहीं और चला जाता है, तो जो बताना होता है वो कभी कभी ना इधर उधर हो जाता है। और मैंने अभी पढ़ाना भी शुरू किया इसी साल, ये अपना चैनल बनाया, तो हल्की फुल्की गलती आपको दिखेगी, लेकिन मैं उसको तुरंत करेक्ट कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा मॉन्टेग्यू है ना, मॉन्टेग्यू जो है वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कैम्सफोर्ड हमारे जो है वॉइसरॉय। ठीक है, तो ये अगस्त डिक्लेरेशन हमने समझाया, ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो हमें देखने को चीज़ें मिली, क्या देखने को चीज़ें मिली कि भैया जो हमारे सब्जेक्ट है ना, उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। सेंट्रल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ठीक है, दो हिस्सों में सब्जेक्ट को बांट दिया गया। ठीक है, यानी कुछ जो पावर है वो किसको दे दी गई, प्रोविंस को दे दी गई है ना। पावर जो है अभी तक क्या है, कुछ अब जितने भी सब्जेक्ट है उस पर सेंटर निर्णय लेता था। ठीक है, अब प्रोविंसेस को भी कुछ पावर दे दी गई कि भैया तुम अपने हिसाब से अपने नियम बना सकते हो। अब इसमें भी क्या किया गया, प्रोविंशियल में भी डायरकी ला दी। डायरकी ना, डायरकी समझेंगे होती क्या है डायरकी। डायरकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चल रहा है ना, 1919 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डायरकी लाई गई किसमें, प्रोविंसेस में। सब्जेक्ट सबसे पहले तो बांटे गए सेंट्रल और प्रोविंस में, यानी कुछ सब्जेक्ट है जिस पे से सेंटर क्या नियम बनाएगा, और दूसरे सब्जेक्ट हैं जिस पर प्रोविंस, जितने भी प्रोविंशियल प्रेसिडेंसीज हैं वो निर्णय बनाने वाले हैं ना। तो इसमें दो तरह के फिर सब्जेक्ट को बांटा गया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है और रिजर्व सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या है। कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, और ये भी शायद बहुत लंबा टाइम लेगा, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा टाइम लेता अगर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना होता तो। ठीक है, अभी जो हम इंडियन पॉलिटी के बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हर एक चीज़ आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर जाने वाली है। ठीक, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जहाँ पर जो हमारे जो क्या बोलते हैं, गवर्नर जो है ना, गवर्नर जो भी नियम बनाएंगे, फैसला लेंगे विद द एड ऑफ, है ना, विद एड ऑफ रिस्पॉन्सिबल है ना मिनिस्टर्स हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक है जी, यानी जो मिनिस्टर्स हैं ना उनकी एड पर ना, यानी जो मिनिस्टर्स कहेंगे उस हिसाब से गवर्नर फैसले लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नियम ऐसे रखे गए जहाँ पर जो एड है ना, एड है मिनिस्टर्स की, उसको जीरो कर दिया गया। यहाँ पर भी सिंपल सी एक चीज़ है, कुछ नियम बनाए गए दिखाने के लिए, एक तरह से लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश की गई। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे ना, वो उनमें क्या है हमारा, जो सड़कें बनानी है ना, या स्कूल डेवलपमेंट है ना, स्कूल डेवलपमेंट का काम करना है, सड़कें बनानी है, रोड्स वगैरह बनानी है। ठीक है, कुएं वगैरह ना, वेल्स वगैरह बनाने, इस तरह के काम थे। ठीक है, या तुम्हारा वो जो
क्या बोलते हैं उसको, खरंजे वगैरह बनाने, इस तरह के काम्स को ट्रांसफर सब्जेक्ट में दे दिया गया कि गवर्नर से पूछ के यहाँ डेवलपमेंट काम होगा। एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा, ठीक है, एजुकेशन में स्कूल्स बनाने, वो सारी चीज़ें आ गई, तो वो सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ गए। लेकिन जो जो बड़े बड़े थे ना, जैसे जहाँ से पैसा ज़्यादा आता था, इसको हल्का सा ऊपर करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या, जैसे हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड है ना, अब हमें पैसा एग्रीकल्चर से बहुत आता था, ठीक है जी, एग्रीकल्चर बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, जितने भी और भी दूसरी फाइनेंशियल चीज़ें, टैक्स कलेक्शन का तरीका क्या है, और बाकी दूसरी चीज़ें जो भी महत्वपूर्ण है, जिस पर वो अपना कंट्रोल, यानी जिससे वो अपना दबदबा बनाए रखे, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, वॉइस रहे या फिर गवर्नर्स, है ना, तो वो सारी की सारी रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दी गई। मेन कारण ये था ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है और रिजर्व सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि बाई कैमरलिज्म जो है ना, बाई कैमरलिज्म की शुरुआत भी 1919 में शुरू की। अब बाई कैमरलिज्म है क्या और फिर क्यों किया गया, दोनों शब्द समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं बाई कैमरलिज्म है क्या। तो अभी तक जितने भी काउंसिल्स होती थी वो एक तरह की काउंसिल्स थी, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन से चीज़ें आती थी। अब इसमें दो चीज़ें बनाएगी, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको ये कुछ अभी हम क्या करते जा रहे हैं, कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसा ही होता था, ठीक वैसी ही चीज़ें बनती जा रही हैं। यानी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक काउंसिल ऑफ स्टेट है, अपर हाउस है और लोअर हाउस है। मेन मकसद क्या है ना, जो इसको अगर हम छुपी चीज़ें देखें, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसको फिर वहीं समझेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कि जो जमींदार है ना, जमींदार हैं या दूसरे भी जो वो लोग हैं ना, लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, या दूसरे भी जो बीच के लोग हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, जो बैंकर्स है ना, बैंकर्स हैं, ये बैंकर्स कौन है, ये सारे कौन है, ये सारी चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है भारत की। तो उन लोगों को एक तरह से ना सेफ सीट देने के लिए कि उनकी, क्योंकि ये क्या करते थे ना, ये प्रो ब्रिटिश थे, प्रो ब्रिटिश, ठीक है जी, तो उनकी बात सुननी या उनको बीच में रखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो उनके लिए अलग से हाउस वगैरह बनाए गए, उन्हें अलग से सीटें वगैरह दी जाने लगी। इस वजह से बाई कैमरलिज्म शुरू किया है, यानी उनको एक तरफ से सेफ सीट और सेफ पाथ उनको दिया गया कि भैया तुम भी आओ गवर्नमेंट में। और जो उनके अगेंस्ट लोग हैं, यानी कुछ लोग यहाँ पर जो इंडियंस अंदर उतर गए थे ना, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, ठीक है, यानी उनकी पॉलिसीज़ को नकारते थे, उनकी पॉलिसीज़ को बायकॉट करते थे, है ना, उन्हें काम नहीं करने देते थे, यहीं के लोग दूसरे उनको काटें, ये सारा काम इस वजह से बाई कैमरलिज्म बनाया गया। ये कारण हमें मॉडर्न हिस्ट्री में और एक्सप्लेन करके ढंग से बताऊंगा, तब पता चलेगा। दूसरा क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस की जो बात है 1919 में होने लगी। लेकिन अभी के जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसकी कुछ क्राइटेरिया रखे गए। सबसे पहला तो क्या है, एक तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यानी टोटल पॉपुलेशन वोट नहीं करने वाली। वोट कौन कौन करेगा, जो टैक्स देता है, जो एजुकेटेड है और जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, यानी जिसकी कोई वैल्यू वो वोट देगा। जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझ में, वो कोई वोट नहीं देने वाला। अभी भी हम कुछ हद तक ये सारी चीज़ें देखते हैं, जो भी बेगर्स हैं, है ना, या जो भी ये बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके वोटिंग राइट्स फिलहाल है नहीं, और है भी नहीं, तो उन्हें पता भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ वैसा सही माहौल है जो भी हल्के फुल्के उसमें देखने को अपने को मिलता है, छोटे लेवल पर बहुत है, ठीक है। तो अब एक और एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये क्या ना, सबसे बड़ा एक्ट था। इसमें मेरे को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें 321 आर्टिकल्स थे, 10 शेड्यूल थे, है ना, आर्टिकल्स थे, है ना, 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है जी। तो ये एक्ट बना। सबसे पहले इस एक्ट ने जो बड़े मुख्य पॉइंट क्या वो हम देखेंगे, जो मेन पॉइंट है इसने क्या की, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की। ऑल इंडिया फेडरेशन की इन्होंने क्या बात की कि भैया, इन्होंने बोला ऑल इंडिया फेडरेशंस करेंगे, और ऑल इंडिया फेडरेशंस में हम क्या करने वाले हैं, तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है ना, यानी जिस पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट अधिकार है, प्रोविंस है, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, और प्लस में जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक फेडरेशन, एक संघ बनाएंगे, और वो सारा पूरा एक ना भारतीय भूभाग कहेगा, और उस पर जो सारा नियंत्रण है वो किसका होगा, गवर्नर जनरल ऑफ वॉइसरॉय का अधिकार होगा, यानी सारे नियम वो लोग बनाएंगे। दूसरा इन्होंने क्या एक और नई चीज़ की, इन्होंने पावर डिवीजन किया। जो अभी हम चीज़ें देखते हैं ना 7th शेड्यूल में, अभी हम देखते हैं ना, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है हमारी, उसमें स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट है ना, इसमें हमारी कंकरेंट लिस्ट है। तो फिलहाल जो लिस्ट सिस्टम है वो पावर डिवीजन कहाँ से शुरू हुआ, फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस तरह से नियमों को बांटा गया, ठीक है। और आगे क्या, ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि ये तो आना ही है, तो मैं पढ़ना ही है, तो आपको उस टाइम पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जितने भी रेसिडरी पावर है ना वो सारी वॉइसरॉय के हाथ में होगी, ठीक है। और जो डायर की है ना, अब डायर की क्या है, तुम्हारी जो प्रोविंसेस में हमने रखी थी ना, कभी रखी थी हमने प्रोविंसेस में, 1909 में हमने डायर की डाली थी, वो हमने प्रोविंसेस में खत्म करके सेंटर में डाल दी। तो अब हुआ क्या कि सेंटर में हमें सब्जेक्ट बनाने हैं, कैसे, 2 तरह के सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, अब सेंटर में होंगे ना, ट्रांसफर्ड होंगे और रिजर्व्ड होंगे, ठीक है जी, रिजर्व सब्जेक्ट होने वाले हैं। बाई कैमरलिज्म है अब 1935 में ना, प्रोविंसेस में भी
प्रोविंसेस में भी बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हमने 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में की, ठीक है। अपर हाउस लोअर हाउस हमने बनाया। अब हमने 6 प्रोविंसेस, 3 तो वही प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, जो बहुत पुराने टाइम से चलती रही है। उसके अलावा जो है दूसरे बिहार है, आसाम है और यूनाइटेड प्रोविंस। जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है ना, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उससे पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसी को हम आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कभी यूनाइटेड प्रोविंस बोला करते थे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट की सबसे पहले शुरुआत 1909 में की, जिसमें मुस्लिम इलेक्टोरेट बनाया गया। अब इसमें क्या है ना, जो डिप्रेस्ड क्लास यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट है, वुमेन और लेबर के लिए भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट किया। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम समझेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने जो वुमेन्स के लिए होने वाले जो डेवलपमेंटल कार्य हैं उनका विरोध किया है। तो उसका मेन कारण यहाँ पर भी हम समझेंगे क्या है कि जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट यानी वुमेन्स की अपनी एक ना सीट होनी चाहिए ताकि उनकी बात कहाँ पर आ सके। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें उनकी भी बातें, उनके भी अपने जो पॉइंट्स हैं वो डाले जा सकें, इसके लिए बनाए गए। तो दोनों हिस्सों से देखा जा सकता है, एक तरह से भाई वुमेन्स को एक क्या बोलेंगे, उनको एक नया अपनी बात कहने का एक अधिकार मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने ना इनका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये काम हमारी तरफ से हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो लोग इस काम को करेंगे ना तो हम दोनों में वो उनको अच्छा करने के लिए नहीं, बल्कि इनको क्या है ना, मैन के अगेंस्ट, इनको दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने का काम कर रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम तुमने नहीं किया वो हम कर रहे हैं, यानी ये लोग जो है ना वो इनके अगेंस्ट है। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस तरह के जो बदलाव थे या जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं उनका विरोध भी किया था, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेंबर्स थे वो वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। अब 1935 में ये जो बदलाव थे, जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन बनाई गई, यानी वोटिंग राइट अभी भी पूरी जो क्या बोलते हैं उसको, पूरी पॉपुलेशन को नहीं दिए गए। सिर्फ 10% लोग थे पॉपुलेशन के, वही वोट डालने का अधिकार रखते थे। आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना इतना ही अपने को समझना है। और 3 चीज़ें और अपने को याद रखनी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 में चीज़ें बनी, ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। तो उस टाइम पे हुआ क्या, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने। कौन कौन से? ठीक है जी, पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। और कहीं क्या बात कही कि जो वॉइस रॉय है ना उसको खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश रूल खत्म, इंडिया इंडिपेंडेंट और सोवरेन कहा जाने लगा। वॉइस रॉय खत्म करके गवर्नर जनरल बने, यानी दोनों डोमिनियन को अपने अलग अलग जो है ना वो गवर्नर जनरल मिले। भारत में जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो माउंट बेटन थे, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारे मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पहले गवर्नर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना वो खत्म हो गया, ठीक है ना। ब्रिटिश पैरामाउंटसी खत्म कर दी गई, और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है ना उनको 3 अधिकार मिले, या तो तुम भारत के साथ जुड़ो, या तो तुम पाकिस्तान के साथ जुड़ो, दोनों डोमिनियन के साथ में, या तो तुम इंडिपेंडेंट रहो। ये तीनों अधिकार इनको दिए गए। एक अधिकार और, ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, एक चीज़ और कही गई कि ये जो एक्ट है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, इसको चाहो तो आप रिपील भी कर सकते हो, यानी चाहो तो हमारे नियंत्रण में हमेशा के लिए रह सकते हो। इस एक्ट को आप रिपील कर दो और आपके ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1947 तक की ये सारी चीज़ें समझी, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा एक इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी वो बनी थी हमारी इंटरिम 2 सितंबर 1946 को बनी थी, ठीक है। वो मेरे पास शायद फ़ोटो पड़ी होगी, अगर मैं आपको देखूँ, अगर वो दिख जाए तो थोड़ी सी मैं उसको आपको, जस्ट अ मिनट, यहाँ नहीं होगी, डाउनलोड्स में ना इंटरिम करो, चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो ये दिख रहा है, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये लक्ष्मीकांत का ही है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी वहीं से पढ़ रहा हूँ, आपको भी वहीं से बता रहा हूँ, तो चीज़ें वहीं से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये ब्रीफ में तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें बताया नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए, तो देखो ये रहा इंटरिम गवर्नमेंट है 19, इसमें सीधे मैं यहाँ पर पूरी डेट लिख दूँ क्या, ठीक है। तो ये 2 सितंबर है, ठीक है जी, 2 सितंबर, ठीक है, 1946 है। तो उस टाइम पर जो मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पास एक तो वाइस प्रेसिडेंट है काउंसिल के, जो काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर कौन थे 1946 में, माउंट बेटन, ठीक है ना, जो वॉइस रॉय थे। वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू बने। उसके अलावा इनको एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ की पावर मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, कुछ ट्रिवियाज हैं, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट कैबिनेट जो बनी फ्री इंडिया की 1947 में,
पहली कैबिनेट बनी, ये भी कुछ लोग हैं, इनमें कुछ बदलाव है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हल्का सा मैंने समराइज़ किया चीज़ों को, ठीक है, जो किताब उसमें लिखा हुआ है उन पॉइंट्स को मैंने हल्का सा समराइज़ करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो चीज़ें हम डिटेल वे में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों क्या कब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हल्का सा ब्रीफ ही करना था तो मैंने उतना ही किया, शायद इसमें भी टाइम बहुत हो गया। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते, आज के लिए इतना ही।